आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रणय पांड्या। पाँव के अंगूठे से ये शुरू हुआ था, तो उसमें चमड़ी निकलती थी साइड से। तो वहां से मुझे पता चला कि मेरी बीमारी का क्या नाम, जहाँ पता लगे वहां चले जाना, ये आस लेके कि यहाँ से ठीक हो जाए। नहीं, एक्चुअली मेरा डार्केस्ट फेज जो था वो 11th में शुरू हुआ। एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सीख रहा हूँ वो ये है पेशेंस। मैं सो रहा था तो मैंने उनको बोलते हुए सुना, पिताजी से, कि ये तो तुम्हें पेरने के लिए पैदा हुआ है। धीरे धीरे मन उठने ही लगा था, ईश्वर पे से भरोसा उठने ही लगा। लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसे सिचुएशन को डील कैसे करें। कि उसने चप्पल मेरे मुंह पे मारी। तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप हमारी ऑडियंस को आप देना चाहोगे या बोलोगे। जितनी भी फिल्में बनी हैं, अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो उसको भीख मांगते हुए दिखाया है। अगर सही में कुछ बदलना चाहते हो तो कुछ करो, आगे आओ, करो। यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बंदा 6 महीने तक हिल नहीं पाया अपनी जगह से, गर्मी में पिक्चर देखने गया, उसकी पाँव टूट गया, फिर दूसरा टूट गया। अचानक ऐसी जिंदगी में बदलाव आते जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा नहीं टूटा। मैं अकेला नहीं, बहुत से लोगों के साथ ये होता है। वो जन्म से ही एक कठिन बीमारी से सफर कर रहे थे और इस बीमारी के चलते जिस उम्र में बच्चे खेलकूद मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में उनको ये सारी चीजें करने से रोका गया था और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो नहीं रुके, उन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी करी और उसमें चयनित हुए। आज के पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप प्रेरित होंगे और मनुष्य की असीमित क्षमता पे विश्वास करेंगे। चलिए सुनते हैं मिस्टर प्रणय पांड्या से उनकी जीवन की कहानी। पहला सवाल, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रणय पांड्या है और मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट में टैक्सेशन असिस्टेंट के पोस्ट पे हूँ और अभी मेरी एज अराउंड 42 है। और आपने मुझे अपना गेस्ट इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी अपनी एक स्टोरी है जो आप जानना चाहते हैं और मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी स्टोरी से इंस्पायर जरूर कर पाऊंगा। जरूर। तो मान लीजिए आपकी जो स्टोरी है, मुझे जितना हमने पहले बात किया है तो उसमें मुझे तो काफी कुछ मालूम है कि कहाँ से चीजें शुरू हुई। थोड़ा सा आप हमारे गेस्ट के लिए बताएं कि आपकी चाइल्डहुड कैसी थी और उस पे सारा ये ट्विस्ट कब आया। बहुत अच्छे से अगर सही सीधे शब्दों में बात की जाए तो मेरा चाइल्डहुड तो मेरे होश संभालने के पहले से मुझे प्रॉब्लम थी। मुझे प्रेशर सोर्स हो रहे थे, मतलब जो जहाँ प्रेशर पड़ता था वहाँ ये घाव हो जाते थे। तो मुझे ऐसे ही कुछ याद है कि मुझे पहले डांटा जाता था कि जो पहली चीज मुझे याद आती है बहुत अच्छे से कि ज्यादा मत चलो, ज्यादा मत खेलो। इन शब्दों को सुन के मैंने अपना होश संभाला है। वर्ष 4.5 साल का रहा हूँ उस समय। और उसके बाद मुझ में भी नहीं पता होता था क्या था और कोई समझ ही नहीं थी कि अच्छा है कि बुरा है, क्या है। जो बड़ों से सुनते थे तो वो यही कहते थे कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, एक बार ठीक हो जाओ फिर करो। तो बस तब से वेट कर रहा था। अभी भी कुछ मामलों में वेट कंटिन्यू। और हाँ, पहले जैसे क्या कहना चाहिए, स्ट्रगल नहीं रहा है। और कह सकते हैं कि पहले से स्ट्रगल बढ़ भी गया है कहीं कुछ चीजों में, पर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पर इंतजार अभी भी जारी है। समुद्र के किनारे दौड़ने का, पहाड़ों पे चढ़ने का, और मन हुआ तो किसी बिल्डिंग से छलांग लगाने का भी मन अभी भी है, इच्छाएं अभी भी बाकी है।
एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, हम कह सकते हैं एक तरीके से आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम आई वो एक मेडिकल कंडीशन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? राइट। मैं आपको बताता हूँ मेरी बीमारी कैसे शुरू हुई। अब मैंने आपको बताया मुझे प्रेशर सोर्स थे, फिर उसके बाद मेरे पाँव के अंगूठे से ये शुरू हुआ था, तो उसमें चमड़ी निकलती थी साइड से। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उसको निकालता था कि वो निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मतलब, या कुछ बिना सोचे समझे भी। एग्जैक्टली 4.5 साल की उम्र थी तो वो निकालता था। वो थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन फिर जब उसको मैंने छेड़ना भी छोड़ दिया तो भी वो घाव भर नहीं रहे थे। तो धीरे धीरे वो अंगूठे की उंगली में वो जो गोल रेड सर्कल बना, जैसे बीमारी होती है, अच्छा। तो जब वो, हाँ, वो बना और फिर वो धीरे 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 इतना हुआ कि हमने शुरू से ही उसकी मेडिसिन कराना शुरू की। यानी लगभग 87 के आसपास से ही हमने उसको दिखाना शुरू किया। तो सबसे पहले हम पहले नॉर्मल डॉक्टर को दिखाते हुए स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए। तो उसने पहले इसको समझा कि ये फंगस है, फंगल डिसीज हो रही है कोई। तो उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। फिर किसी ने बोला कि होम्योपैथी बहुत कारगर है, इसमें जाना चाहिए। हम उसमें भी गए। फिर किसी ने बोला यूनानी मेडिसिन करनी चाहिए, हम उसमें भी गए। और ये सब समय समय के बाद इनकी कई साइकिल्स होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा जो अंगूठा था उसने मुड़ना बंद किया, वो स्टिल हो गया। फिर स्टिल होने के बाद आप कह रहे हो ये मतलब अपने आप पाँव उस में जो जॉइंट होते हैं फिंगर्स में वो स्टिफ हो गया? स्टिफ हो अच्छा, गए। हाँ। फिर धीरे से उसका नेल जो था वो डेड हुआ, वो अपने आप निकला। और फिर ऑटो एम्पुटेशन जिसको कहते हैं, धीरे धीरे वो शेप अपना नीचे नीचे कम करता गया। तो उस समय तक चप्पल पहनता था, तो गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ या साइकिल में जाता होता था, तो चप्पल गिर जाती थी, पता नहीं चलता था, क्योंकि सेंसेशन भी नहीं था। पेन से एक तरीके से बचे रहे उस समय तक कि सेंसेशन कम था और प्रॉब्लम भी शुरू हुई थी। तो पेन बहुत नहीं था, तो पता भी नहीं चलता था क्या हुआ। जब वो अंगूठा थोड़ा छोटा हुआ तो पंजे के जो पंजा, जो पाँव का पंजा होता है जहां से शुरू होता है, जो अपन कह सकते हैं कि उसमें प्रेशर सोल बनना शुरू हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक उंगली स्टिफ हुई, नेल जो था वो डेड हुआ, रिमूव हुआ। ऐसे करके मेरी 5 उंगलियां धीरे धीरे होती हुई। फिर कई बार ये होता था कि उस घाव की ड्रेसिंग करता था, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था घर में करना है। रोज हॉस्पिटल जाना तो बहुत आसान नहीं है। कभी मम्मी कभी मैं कर लेते थे, तो बेटाडाइन से साफ करते थे और फिर उसमें ऑइंटमेंट लगा के कॉटन पैड्स रख के और उसको रैप कर देते थे कॉटन बैंडेज से। तो जाना तो मुश्किल होता था डॉक्टर के यहाँ रोज। तो हम लोग इसको, मैं भी थोड़ा सा अंदर से नेगेटिव हो गया था डॉक्टर के यहाँ जाने का। धीरे 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 धीरे, मतलब एग्जैक्टली आपको एज नहीं बता सकता कि किस एज से मुझे इरिटेशन होने लगी कि अब मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगा। पर उस समय था कि कम ही जाते थे। डॉक्टर ने एक बार बोल दिया 1 महीने का ये प्रोसीजर फॉलो करो फिर आप आना। तो हम ये करते थे, तो 1 महीने में करता था। तो धीरे धीरे मैं देख रहा था कितनी भी मेडिसिन करने के बाद वो चीज ठीक होने की जगह वो बढ़ती ही जा रही है। कई बार ड्रेसिंग करते करते ये भी हुआ कि मेरे हाथों में, मेरे पैरों पे उंगली नहीं। और इसी दौरान मैं 1996 में अराउंड, जब ये मुझे होना शुरू हुआ उसके 10 साल बाद हम लोग एम्स गए, दिल्ली एम्स। वहां पे बहुत से डॉक्टर्स को हमने कंसल्ट किया। सभी डॉक्टर्स ने अपना अपना व्यू रखा। फिर वहां पे मेरी स्किन की बायोप्सी हुई। ओके। हाँ, तो मैं उस समय दिल्ली, मुझे याद तकरीबन 17-18 दिन रुका हुआ था। सारे मेरे इन्वेस्टिगेशंस चल ही रहे थे। फिर बायोप्सी हुई, तो बायोप्सी की रिपोर्ट उस समय बहुत लेट आया करती थी।
आफ्टर मुझे याद है 30 डेज के बाद वो रिपोर्ट आई थी, वो भी बाय पोस्ट आई थी जब हम वापस आ चुके थे जबलपुर। तो फिर भी वो चीजें चलती रही। जब मैं आया तो घाव में ये भी हुआ करता था कि घाव में छेद हो रहे थे, उसमें से जो बोन थी जो गल रही थी वो बोन के टुकड़े निकलते थे, बहुत खून होता था। मुझे याद है कि जब मैं सेकंड क्लास में गया तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि अब मुझे शूज नहीं पहनने चाहिए, चप्पल पहन नहीं सकता था मैं क्योंकि मेरे पाँव का अंगूठा गल चुका। अच्छा। तो मैं कॉटन के सॉक्स पहन के या सैंडल पहन के स्कूल जाता था। तो मेरे साथ में बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो डर जाते थे कि पूरा व्हाइट सॉक्स एकदम रेड हो जाता था, मतलब इतनी ब्लीडिंग होती ब्लीडिंग थी। होती थी चलने से। राइट। अब वो ओपन वुंड्स है तो उसमें से आपको ब्लीडिंग तो कभी ना कभी, थोड़ा भी प्रेशर 19-20 हुआ तो होती थी। और उसके और लंबे समय में अगर हम चलते हैं तो 90 96 में मैंने स्किन बायोप्सी कराई थी और 98 में मैं गया था बॉम्बे। अच्छा। वैसे मैंने शायद मिस्टेक कर दिया, मेरी स्किन की बायोप्सी 91 में हुई थी। अच्छा। 1990, हाँ। और 96 में मेरी हुई थी ये न्यूरोलॉजिकल बायोप्सी। मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। तो अभी यहाँ पे जबलपुर में बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर विशाल वडेरा। उनके पिताजी वहाँ पे थे। मेरे पिताजी के ऑफिस में डीएफओ थे, तो उनके बेटा वहाँ पे जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने उनके पास भेजा था कि वो फर्दर और डीप इन्वेस्टिगेशन करा देंगे आपकी, आप जाके एक बार पता करो और क्या कैसा हो सकता है। तो हम लोग बॉम्बे गए थे, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं भी 17-18 दिन एडमिट था। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए और मेरे लेफ्ट लेग के जो एंकल होता है वहां पे एक कट लगाया था अराउंड 1.5 इंच का, और वहां से एक मेरा नस उन्होंने काट कर निकाला था बायोप्सी के लिए। अच्छा। इसकी रिपोर्ट भी आने में 1-1.5 महीना लग गया था। तो वहां से मुझे पता चला कि मेरी बीमारी का क्या नाम। मेरी बीमारी का नाम उस समय उसमें लिखा था हेनरी सेंसरी, जिसे अब आज नॉर्मल लैंग्वेज में सेंसरी कहा जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कम होता जाता है और उसके बाद उसमें सेंसेशन नहीं रहता है, और ऐसे ही अनक्यूरेबल वुंड्स रहते हैं, ऑटो एम्पुटेशंस होते हैं जो मेरे साथ। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके चलते जो राइट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच नहीं रहा, ऑक्सीजन, राइट अमाउंट ऑफ ब्लड, राइट हाँ, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसमें थ्रू ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच नहीं रहा, उस कारण से ऑटो एम्पुटेशन हो रहा है। राइट। लेकिन मतलब सी एक सबसे बड़ी बात यह है कि तो अगर जैसे चाइल्डहुड में आपके पाँव में इतनी प्रॉब्लम थी तो एक नॉर्मल चाइल्डहुड जो होता है खेलने कूदने में निकलता है, वो तो आपसे आपने मिस किया एक तरीके से। तो आपने उसको उस राइट। टाइम पे मैनेज कैसे किया? बच्चों को तो नहीं समझ आता ये, आप भी छोटे रहे थे हाँ तब। मैं हाँ मेरी बड़ी दीदी थी। हाँ। हाँ तो वो मुझे कंसल्ट करती रहती थी पूरे समय कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं करो। और हम लोग बैठे बैठे वाले जो इंडोर्स गेम्स हुआ करते थे, स्नेक और लैडर, लूडो, ये सारी चीजें हमने खूब खेली हैं। और हम लोग बात भी करते थे, हम लोगों के बीच की शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी उस समय, और वो रहती थी। और अदरवाइज मैं कहीं पे भी बैठ के चुपचाप लोगों को, बच्चों को खेलते देखता था। मेरा शाम का समय तो मैक्सिमम जब मेरी एल्डर सिस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी तो मैं खेलते हुए देखता था। कभी कभी थोड़ा बहुत मैं भी खेल लेता था। फिर खेला तो पता चला एकदम ब्लीड बहुत ज्यादा हो रहा है, अचानक किसी ने बोला देखो खून है यहाँ पे। फिर सब देखने लगते थे क्या हुआ, कहाँ है, क्या हुआ। फिर सब मुझसे पूछते थे देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और फिर होती थी और मैं रिटायर्ड हर्ड हो जाता था।
काफी समय अपने फ्रेंड्स को अपनी बालकनी से क्रिकेट खेलते हुए देखना, या एम्पायर ही बन जाना, या उनके साथ एक जगह बैठे रहें, फिर उनके साथ बातें करते रहना। मतलब एनी हाउ मैंने ट्राई किया खुद को इन्वॉल्व रखने के लिए। जब तक मैं चल फिर पा रहा था तब तक तो मैंने खूब कोशिश की खुद को इन्वॉल्व रखने की, तो इससे आपकी कि मैं स्कूलिंग पे फर्क नहीं पड़ा, मतलब पढ़ाई वगैरह में इम्पैक्ट नहीं, पड़ा होगा? हाँ नहीं, मेरे स्कूलिंग में भी बहुत फर्क पड़ा। मुझे याद है कि अ, मैं थर्ड क्लास तक गया हूँ स्कूल रेगुलरली। मतलब बीच में एक दो दिन ऑफ जो नॉर्मल बच्चे करते हैं उसके अलावा। और लेकिन फोर्थ क्लास से मुझे पैरों में दर्द बढ़ने लगा, तो वो इतनी तकलीफ होती थी कि मैं इतने लंबे समय तक बैठ नहीं सकता था, सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मैंने स्कूल जाना कम कर दिया, और आप ये मान के चलिए फोर्थ में मेरी जो अटेंडेंस रही होगी मुश्किल से 10% रही होगी। एग्जाम टाइम्स में स्कूल जाना और एग्जाम देना, हाँ लर्निंग मुश्किल थी उस समय, और मन भी नहीं लगता था, और थोड़ी इरिटेशन भी होती थी। एक तरीके से बोला जाए कि जो आपका जैसा सिचुएशन था, उस सिचुएशन में एक तरीके से सिबलिंग सपोर्ट जो हम कहते हैं ना, अपने भाई या बहन का जो सपोर्ट होता है वो काफी हेल्प करता है। और जहां तक मेरे ख्याल से राइट, आपकी एक और बात मुझे ये मतलब एक तरीके से एक सपोर्ट आपको स्कूल से भी मिला कि जिन्होंने अटेंडेंस के लिए, राइट, हाँ, जिन्होंने सिचुएशन को हाँ समझा, प्रेशराइज हाँ, नहीं किया। ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अदरवाइज मतलब कहीं पे रूल्स थोड़े बहुत अगर हम फ्लेक्सिबल ना बनाए तो डील करना मुश्किल है। तो जब मुश्किल बहुत। एक बार जब 96 में जब आपका ये आइडेंटिफाई हो गया कि इशू क्या है और इसका कोई ऐसा सल्यूशन भी नहीं था, मेरे ख्याल से 96 में तो कोई इलाज था नहीं इसका, अभी भी नहीं अभी है। भी नहीं है। एम्पुटेशन ही इसका एक इलाज है, राइट, एम्पुटेशन ही इसका एक इलाज है। और होपिंग फॉर द बेस्ट कि वो आगे फिर से ना। अच्छा, वो बड़े नहीं, हाँ प्रोग्रेस राइट। ना करे। तो उसके बाद स्कूल आपने खत्म किया एज, मतलब, और उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह, मतलब एक एक सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, जब कोई इस तरीके से गुजरता है किसी प्रॉब्लम से तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन की फीलिंग्स आती है, बंदा अपने आप को आइसोलेट करता है या आइसोलेशन में रहना चाहता है। इन चीजों से आप किस तरीके से लड़े? और अगर मैं ऑडियंस के लिए एक आपका मैसेज क्या होगा कि ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आते हैं तो हम उनसे डील कैसे करें? इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि मुझे डिप्रेशन जब पहली बार आया, आपने बात की, मेरी दीदी की शादी हो गई। मैं उस समय 9th क्लास मैंने दिया हुआ था, 9th का एग्जाम दिया था उस साल। मेरी दीदी की शादी हो गई, उसके बाद मैं काफी अकेले रहने लगा। तो अब मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ। और आपका सवाल था डील कैसे करें। कोई भी चीज जब अगर आपके कंट्रोल के बाहर, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो प्रे कर सकते हैं, कई बार वो भी काम नहीं करता है। तो कई बार वेट करना, खुद को कूल काम बना बना के रखते हुए, कूल काम रखते हुए खुद को किसी नई चीजों में इन्वॉल्व कर लेना एक अच्छा जरिया होता है। उस समय मैं क्रिकेट बस देखता था और सिर्फ म्यूजिक सुनता था। तो म्यूजिक में आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मैंने जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया था शुरू शुरू में। जगजीत सिंह, मन्ना डे, किशोर कुमार। फिर मैं अपनी चॉइस बदलता गया, एक से बोर हुआ तो दूसरे पे गया, मोहम्मद रफी, मुकेश, सबको सुना। फिर अंग्रेजी गाने भी सुने, नए गाने भी सुने। उस समय तो
बहुत सारे हिप हॉपर्स भी आने लगे थे, उनको भी सुना। क्रिकेट से फुटबॉल पे स्विच हुआ, टेनिस देखता था, बैडमिंटन देखता था, इवन फार्मूला वन रेसिंग भी देखी मैंने। तो खुद को इन्वॉल्व रखा और बहुत पेशेंस रखा, क्योंकि तब तक थोड़ा बहुत चल फिर रहा था तो चेंजेस आते थे, उनको ऑब्जर्व करता था, खुद को ऑब्जर्व करता था और सोचता था कि एक दिन ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि बचपन से मुझे यही बताया गया था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा विश्वास भी था कि किसी न किसी दिन ये तो खत्म जरूर होगा। और जब तक मैं 11वीं में था तब तक तो चीजें मेरे कंट्रोल में थी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सीख रहा हूं वो ये है पेशेंस, धैर्य बनाए रखना। राइट दू, राइट दूसरी चीज जो मैंने आपसे अभी अभी सीखी वो ये है कि संयम बना के, अगर मान लीजिए जैसे आपने वो लूडो वाला एग्जाम्पल दिया था, हम अगर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम घर में कैसे हम किसी और ऑल्टरनेट काम करके अपने ध्यान को नेगेटिविटी की तरफ जाने ना दें, है ना, पॉजिटिविटी बनाए राइट रखें। हाँ। राइट और तीसरी चीज राइट जो मैंने आपसे अभी सीखी वो ये है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बिलीफ बना के रखना कि आज बुरा है, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, परसों और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, बेहतर से बेहतर बिल्कुल होगा। बिल्कुल और ये बिलीफ सिस्टम बना के होगा। रखनी पड़ेगी, तो एग्जैक्टली माइंड अपना कंट्रोल में भी रहेगा और फिर अपन इन चीजों से भी लड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जब दीदी की हाँ शादी हुई तो आपसे जो बात करने के लिए जो आपका एक कह लीजिए जहां आप हल्के हो सकते हैं, जहां आप बात कर सकते हैं, शायद वो सोर्स जब थोड़ा सा दूर हो गया, शायद वो कहीं मुझे लगा कि रेस्पॉन्सिबल है एक तरीके से। राइट। मुझे याद है कि उस वो मुझे बड़े अच्छे से कंसोल करती थी। और उसकी एक चीज, हालांकि वो उसने ऐसे कभी बिहेव नहीं किया कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, या मतलब आप समझ रहे हैं ना, कभी भी कुछ एक्स्ट्रा उसने नहीं किया। उसका सबसे अच्छा काम था कि शी वॉज बीइंग नॉर्मल विद मी, शी एक्सेप्टेड मी एज आई एम, आई वॉज। तो वो हमेशा कहती थी कि जैसे मुझे याद होता है कि रात में मुझे जब बहुत दर्द होता है तो मुझे वो बोलती थी कि देखो पापा दिन भर डे में आउट रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, अब तुम रात में सो नहीं पाते, उनको टेंशन होती है। तो वो परेशान होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोलना बंद कर दिया कि मेरे पाँव में दर्द है। लेकिन मेरी मम्मी को मेरे चेहरे से समझ में आ जाता था कि इसको तकलीफ हो रही है। तो उसको कवर करने के लिए मैंने मुस्कुराना शुरू किया और वो स्माइल मेरे साथ चिपक गई। काफी लंबे समय तक रही, बीच में कुछ समय नहीं भी रही, पर कंटिन्यू हुई, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो कई बार अपना जो दर्द है उसको छुपाना भी पड़ता है और छुपाना भी चाहिए, क्योंकि सब लोग आपके ऊपर, आपके दर्द के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। तो वो आप अपने तक सीमित रखें और आप खुश रहें, लोगों को वो दिखाएं जो आप खुद से चाहते हैं कि लोग आप में देखें। आप एक बात बताएं तो, कॉलेज ये स्कूल हुआ, उसके बाद आप कॉलेज में गए, कॉलेज लाइफ कैसी रही? जो नहीं, एक्चुअली मेरा डार्केस्ट फेज जो था वो 11th में शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, मैं एक कोचिंग में पढ़ने जाता था। 10th में भी जा रहा था, लेकिन फिर समझ में आया कि मैं जा नहीं पाऊंगा तो एक ट्यूटर लगाना पड़ा। मैं लौट कर आया और फिर मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया। मुझे इतनी तकलीफ होती थी, इतनी वीकनेस हो गई थी, मुझे बहुत परेशानी फील होती थी, मैं कुछ भी नहीं मैनेज कर पा रहा था उस समय। अच्छा। तो राइट, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ, एक दिन मेरा फ्रेंड आया, कहता चलो अपन मूवी देखने चलते हैं।
तो हम लोग फिल्म देखने गए, शायद कभी अलविदा ना कहना या कुछ कुछ होता रिलीज हुई थी, एग्जैक्टली याद नहीं है, शाहरुख खान धर्मा प्रोडक्शन की थी। तो हम गए देखने, और नहीं, वो अमिताभ बच्चन के साथ थी वो। उनका मम्मी पापा का जो इशू रहता है, फादर सन वाला, तो वो मूवी देखने गया था। तो मूवी से बाहर निकला, तो उसने कहा रुको मैं स्कूटर निकाल के ला रहा हूँ, 2026 जैन। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे एक साइकिल के पास खड़ा करके गया, तो मैं, क्योंकि मैं धीरे ही चल पाता था, तो मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ, और अचानक से मुझे लगा साइकिल गिर रही। मैंने और जोर से पकड़ा, तो मैंने ध्यान दिया कि मैं नीचे गिरा हुआ, और जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने अपना पाँव हिलाया, तो मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, फीमर, 100% डिस्ट्रक्शन के साथ मेरा पाँव ऐसे लटक गया, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो मैं बहुत पैनिक हो गया। इतने में मेरा दोस्त भी आया, और उसने भी खूब जोर से डांटा मुझे, तो चुप तो हो 2 मिनट। और शायद उसके पहले मैं बहुत चिल्ला रहा था, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि बाकी सब चीज थी, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। डिजास्टरस कंडीशंस के लिए कभी कोई रेडी नहीं हो सकता ट्रू। मेरे हिसाब से। तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, तो मेरा दोस्त आया, उसके भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसने कहा तुम शांत हो, शांत तो हो, पहले शांत हो। मैं शांत हुआ, फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और मेरे मम्मी पापा आए हॉस्पिटल डायरेक्ट। तो मैंने उनको बोला पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप हुआ। पापा कहते किसी चीज से बेटा टकराए थे, कुछ हुआ था? डॉक्टर भी बार बार पूछ रहा है कि नहीं कैसे हो गया। तो जो डॉक्टर था वो उस समय एचओडी थे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर तक ही रह, और उनके पास पहली बार गया था। बाकी और एक और ऑर्थोपेडिक सर्जन है जबलपुर में, डॉक्टर गुमास्ता, जो शुरू से मुझे ट्रीट भी कर रहे थे बीच बीच में। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, तो मैं उनसे भी कंसल्ट किया। तो उनको ये, सबको ये लग रहा था कि अपने आप हड्डी कैसे टूटे। तो वो टाइम में बड़ा शॉक में था। फिर बाद में 1-2 दिन लगे, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, हड्डी टूटी है, हम इसमें प्लास्टर लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा वो सब। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो ऑपरेशन समहाउ वैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ, या मेरी कंडीशन की वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ 19-20 हुआ होगा, कि मेरी हड्डी जब जुड़ने को भी हुई तो वो थोड़ी ओवरलैप हो गई अच्छा। हल्की सी। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा बैलेंस भी बिगड़ा उस समय, पैर तो थे मेरे पास। तो मुझे तकरीबन 6 महीने तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ा, और जो मेरा प्लास्टर था वो दोनों पाँव में था, क्योंकि दोनों पैरों को स्प्लिट करके कि कोई भी मूवमेंट ना हो, और मेरी ये, इसको क्या कहते हैं, लोअर बैक का भी मूवमेंट ना हो। तो मेरी छाती तक एक उन्होंने प्लास्टर बना के रखा हुआ था कि मैं ज्यादा हिलूंगा नहीं, मूवमेंट नहीं होगी तो ये जल्दी जो है वो जुड़ जाएगा। लेकिन फिर भी 6 महीने तक मुझे उस बेड उसमें रहना पड़ा। पूरी गर्मी, मुझे याद है जून तक मुझे बहुत गर्मी लगती थी, और मेरी पीठ में भी बहुत दर्द होता था, क्योंकि मैं उठ के बैठ भी नहीं सकता था। बस वो मैं वैसे पड़ा था, मेरा बस हैंड मूवमेंट्स था और नेक का मूवमेंट था उस समय सिर्फ। तो वो टाइम बहुत टफ, इतना टफ टाइम था कि मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा। पर वही टेलीविजन था उस समय, तो धीरे 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 बात करते हुए वो 6 महीने गुजारे। फिर उसके बाद जब वो खुला, जुलाई फर्स्ट वीक में खुला, तो मुझे ठीक लगा, मुझे धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू हुई मेरी बॉडी में। फिर मुझे क्रचेस दिए गए थे। तो ऐसे ही दिवाली के 2 दिन पहले मैं सवेरे 11 बजे सो के उठा, क्योंकि नींद आती नहीं थी पूरे समय बिस्तर में पड़े रहने। तो घर में कोई कुछ बोलता भी नहीं, और उस समय तक मेरी 12th हो रही थी। तो उन्होंने मुझे उठाया, मैं
उठा और मैंने क्रचेस लगा के वॉशरूम जाने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि मेरा राइट लेग पहले फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने राइट लेग में क्रच फंसाई और लेफ्ट हैंड की फंसाने गया तो वो गिर गई। मैंने मम्मी को आवाज लगाई कि मम्मी ला के और दे दो। और उस समय मैं हाफ पैंट पहना हुआ था, तो मैंने ध्यान दिया, मैंने अपना लेफ्ट लेग फीमर ऐसे बिल्कुल फोल्ड होती हुई देखी अपनी आंखों के सामने, और वो भी टूट गई हड्डी एक के बाद एक। इन नवंबर, एक के बाद एक। फिर मैं डॉक्टर गुमास्ता के यहाँ गया, उन्होंने प्लास्टर वगैरह किया। 4 महीनों में हड्डी जुड़ गई। फिर मेरे मामा के यहाँ मेरी कजिन की शादी थी, तो मम्मी चीजें यूजली वहां उनके घर की देखती थी, संभालती थी। तो मम्मी को उन्होंने बुला लिया, मैं भी चला गया। मेरा 12th था उस समय। तो मैंने कहा मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा, मेरा मैथ साइंस से था। तो मैंने कहा मैं शादी में ही रहूंगा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है अभी, क्योंकि मैं बहुत ट्रॉमा में था। तो वो समय तो उस दिन बहुत अच्छे निकले, तैयारियों में, मजे में, हंसी मजाक में, बहुत ही अच्छा लगता रहा, सब कुछ बहुत बेहतर था। लेकिन उसकी शादी जिस दिन हो रही थी, उस समय तक मैं वॉकर लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिस से चल रहा था, और मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला। उस समय मैं जितने भी मंत्र जानता था ईश्वर के लिए, मैं वो मंत्र वगैरह करता रहा। लेकिन जब शादी हो रही थी उस समय, एंड मोमेंट पे मैं वॉक कर रहा था, और चलते चलते मेरे पैर की हड्डी, राइट वाले लेग की, फिर से टूटी। और फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर नेक्स्ट डे ट्रेन थी, उसमें बैठा कर लेके आए। फिर घर आया, माहौल बहुत अच्छे माहौल में था, सब हमें वाइंड अप करवा के आना था। पर मम्मी पापा सब हम लोग ऐसे ही सब कुछ छोड़ कर आ गए। और यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से टूटा। अब मुझे लगा कि क्या ही बोलूंगा अब मैं, कि क्या कर पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा तो छोड़ो, कि मैं चल भी पाऊंगा, खड़ा भी हो पाऊंगा अपने बिस्तर से कि नहीं। और ये दौर इतना बुरा था कि रिलेटिव्स देखने भी आते थे। तो मैं रिलेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे घर में एक महिला है, काफी क्लोज रिलेशन में थे। मैं सो रहा था तो मैंने उनको बोलते हुए सुना पिताजी से कि ये तो तुम्हें पेरने के लिए पैदा हुआ है, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की। ये नहीं रहता तो ज्यादा बेहतर है, ये जिंदा नहीं रहता तो ज्यादा बेहतर है। और जब मैंने वो सुना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं ये सारी चीजें कभी रिपीट नहीं करता, पर मुझे बहुत रोना है। मैं बहुत रोया, हफ्तों तक रोया। एक तो ये कि उन्होंने ऐसा कहा, और दूसरा ये कि मुझे लगने लगा कि मेरे पापा के स्ट्रगल का कारण भी मैं ही हूँ। ये बात मैंने उनसे कभी नहीं की, कभी भी नहीं की उनसे ये बात, कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, क्योंकि वो भी दुखी होते हैं कि उनको पता चलता कि मैंने सुन लिया। तो मैंने उनसे ये बात कभी नहीं की। जब मैं बहुत बेटर डेज में था, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तब उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया ताकि मैं और डिसिप्लिन रहूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी मुझसे नहीं बोला। वो पूरी दुनिया के सामने भले उदास बोले, पर मेरे सामने वो कभी उदास नहीं। मेरे पिताजी बहुत सोशल थे, बहुत बेहतर, और एक सोच होती है ना, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड थे पापा पढ़ाई लिखाई में, एकेडमिक में, पर उनकी सोच बहुत ऊंची थी। और कभी भी मैंने उनको परेशान होते नहीं देखा वैसा मेरे सामने।
ऐसा कभी फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, पर मैंने उनको वैसे परेशान नहीं होते देखा मेरे सामने कि मेरे बेटे के साथ वो ऐसा हो गया, मैं क्या करूंगा और ये क्या करेगा। उनके अंदर कभी ये एटीट्यूड नहीं था। मेरी मम्मी हालांकि रोती थी, बहुत रोती थी। मजबूत है वो मेंटली। मैंने देखा है हाँ कि पता नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जिस घर पे जिस घर में ऐसे ऐसे इश्यूज हम देखते हैं, ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली आप उसको फेस कर रहे हो, मतलब उसका तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अगर फर्स्ट लेवल पे फ्रंट एंड पे फेस कर रहे हो, जो घर वाले होते हैं वो इमीडिएटली आपके साथ ही फेस कर रहे हैं। आप फिजिकली फेस कर रहे हो और मेंटली, एंड घर वाले जो हैं वो मेंटली ही फेस कर रहे हैं। ये ही और सफर एक कर रहे मेजर हैं। राइट। ट्रॉमा ये है कि सोल्यूशन वो भी और नहीं ढूंढ पा रहे। नहीं पा रहे। एंड राइट। उसका तो अलग। उन्होंने कोई हम्म। उन्होंने कभी कोई बाबा, कोई हकीम, कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर, कोई पंडित, आप जो सोच सकते हैं ना कि मतलब मुस्लिम बाबा भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, और फिर हर जगह उनका जाना, पापा का जहां पता लगे वहां चले जाना, ये आस लेके कि यहाँ से ठीक हो जाएगा। वो चीजें वैसे होती नहीं थी। तो हमारे यहाँ भी एक दरबार थे, दो दरबार हुए हनुमान मंदिर के। एक मोहास में था और एक कहीं और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर सिहोरा के आसपास ही था। वहां पे भी गए, सब जगह गए। उनको लगा कि शायद अब यहाँ से आशीर्वाद मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और वो मुझे बोलते, बेटा कि पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ ये प्रसाद खाओ तो जरूर ठीक होगा। तो मैं खाता भी था, सब भी बहुत चीजें भी बहुत होती थी, पर धीरे धीरे मन उठने ही लगा था, ईश्वर पे से भरोसा होने ही लगा। फिर 12th किया मैंने नेक्स्ट ईयर। पापा ने बोला इसका 12th तो करवा देते हैं, ऐसा रहेगा कि कभी कोई नौकरी लगती होगी जब सब ठीक हो जाए। उनकी सोच नहीं है पक्की, मैं तो नहीं सोच पाता था। मैंने कॉमर्स ले लिया था, मैथ साइंस से, तो मैं पढ़ने लग गया। मेरे पास कहीं से टेक्स्ट बुक आ गई और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और जब मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ तो मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें बहुत बेहतर हो रही, मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये सब्जेक्ट मेरे लिए बना है। और मैं रात रात भर पढ़ने लगा, सारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट की, बहुत अच्छे से समझा। और फिर मैं एग्जाम देने गया तो फाइनली ये हुआ कि उस सेंटर में सिर्फ 2 लोग पास हुए थे, एक मैं और मेरा फ्रेंड जो मेरे पीछे बैठा था। तो ये 12th हो और गया, उसके उस बाद समय, आपने फिर। राइट, कॉलेज। तो कॉलेज में जब मैं गया तो चलते फिरते बहुत तकलीफ होती थी। मैं चल फिर तो पाता नहीं था, यही लगता था कि मैं बिस्तर से भी उठ पाऊंगा कि नहीं। और एक मन में डर अलग था, एक अलग डर था कि कहीं मेरी फिर से हड्डियां ना टूट जाएं। तो मैंने फर्स्ट ईयर तो निकाल लिया था 12th के बाद। लेकिन जब ये मेरे फिर जो समस्या थी कि चलना नहीं फिरना नहीं, तो मुझे बड़ा डर लगता था कि क्या ही कर पाएंगे। तो फिर 2 साल तो मैं जा जाके एग्जाम दे के आ गया, एक एक 2 2 घंटे पढ़ के। उसके लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं की। आप जानते हैं किसी भी ग्रेजुएशन के लिए विद्यामाला और ऐसी बुक्स आती हैं, आप आंसर देख लो और उसमें से कर लो थ्योरेटिकल पार्ट से। तो वो मैंने कर लिया जैसे तैसे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर कर लिया था मैंने। तो वो जैसे तैसे कर करके करते रहे। और फिर आया 2005, 2004 से लेके 2005 का समय। 2004 में क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया। मैं अंदर से डिप्रेस रहने लगा, मेरा खाने में मन नहीं लगता था, मेरा टीवी में मन नहीं लगता था, और मैं चुपचाप अकेला पड़ा रहता, बहुत ही ज्यादा। किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। अंदर शायद इन्फेक्शन जो था या जो भी चीजें होंगी वो शायद पीक पे रही होंगी उस समय बहुत।
तो मोरल भी डाउन था। तो फिर मेरे पिताजी को एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि डॉक्टर चुंडावत हैं वहां पे नारायण सेवा संस्थान में, और उनका बहुत लंबा कैरियर है और वो बहुत एक्सपीरियंस है, एक बार अपन उनको दिखा देते हैं। उदयपुर नारायण सेवा संस्थान तो आपने सुना ही होगा। तो वो मिले कि नारायण सेवा संस्थान तो आपने सुना ही होगा ना? नहीं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताइए ये इस संस्था के बारे में। हाँ, उदयपुर में एक नारायण सेवा संस्थान है। कैलाश अग्रवाल जी ने इसको शुरू किया है अब, और उनका संकल्प यह है कि जितने भी पोलियोग्रस्त बच्चे हैं उनको अगर हम ऑपरेशन से सही कर सकेंगे तो उनको ऑपरेशन से सही करेंगे। और उन्होंने ऑर्थोपेडिकली चैलेंज लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, सामूहिक विवाह कराए हैं, रोजगार मेले लगवाए हैं, उनके ऑपरेशन करवाए हैं कि वो पहले से बेटर कुछ मूवमेंट कर पाए। तो वहां गए हम, डॉक्टर चुंडावत से मिले। तो डॉक्टर चुंडावत ने मुझसे एक ही बात बोली मिलने के बाद कि तुम्हारा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर तुम्हें ये इतने पहले हुई है, 24 साल का था मैं उस समय, अच्छा, कि अगर तुम ये बीमारी 19 साल से झेल रहे हो और अभी तक मरे नहीं हो या पागल नहीं हुए हो, या तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन खराब होके नर्व सिस्टम ब्रेकडाउन होके तुम कोमा में नहीं गए हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है। और उन्होंने मुझे ये बोला कि अब एक काम करते हैं, इसको हम एम्पुटेट करते हैं। हम आपको नहीं बता सकते कहाँ से एम्पुटेट होगा, पर हमें इसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। अच्छा, हम तो रेडी ही थे, क्योंकि मुझे तो उसके अलावा कुछ लगता नहीं था। अब यहाँ पे एक मैं एक्सपीरियंस आपको ऐड करना चाहूंगा। जब मैं नारायण सेवा संस्थान में गया, एक बहुत बड़ा हॉल था, शाम को पहुंचा था वहां। इतना बड़ा हॉल कि आप ये मान के चलिए अराउंड 120 और 150 बेड्स लगे हुए हैं चारों तरफ, और लोगों के पैरों के ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें उनके पाँव में ड्रिल करके जो अपन प्रेशर से खींचते हैं ना, बेड वेट लटका कर, वो हो रहा है। कहीं किसी का हाथ है, कहीं किसी का पैर है। चारों तरफ ये देख के मेरा वो मॉरल वीक हो गया। मैं एकदम से डर गया कि ये क्या है, और मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, वहां रुकना पड़ा। अच्छा ही था कि वहां रुका। धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमता मैं, वॉकर से लोगों से मिलता, उनके स्टोरीज जानता। उनकी स्टोरीज थोड़ी सिंपल थी, पर परेशानी उनकी बड़ी थी, क्योंकि उनको पोलियो था। उन्होंने इतना लंबा स्ट्रगल किसी पेन के साथ नहीं देखा था। उनका स्ट्रगल उनके मूवमेंट के साथ था, और जो कि काफी बड़ा था। वो बताया, उसमें से मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम था महेश सागर। वो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी, पर स्कूल नहीं जा पाया। बहुत ही ब्रिलियंट आदमी, मतलब कंप्यूटर का मास्टर, दिल्ली से है, कभी स्कूल नहीं जा पाया। और मुझे एक मिला, रजनी करके लड़की थी, उसका भाई दिनेश मिला, वो हरियाणा से थे। उसने बताया कि उसने अपनी बहन का क्या कैसे ख्याल रखा और उसने अपनी शॉप कैसे बनाई। वो आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। महेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक बिहार से सत्यजीत था, उसका भी एक स्ट्रगल था। उसके तो साथ सोसाइटी ने भी बहुत गलत तरीके से पेश आई थी, क्योंकि उसके वो हाथों में चप्पल पहन के घुटने के बल चलता था चारों से। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जानने मिली, और तब मुझे वहां एक चीज लगी कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत से लोगों के साथ ये होता है। तो कुछ दिन में मुझे अच्छा लगने लगा, लोगों से दोस्ती हो गई। साथ मिलके एक ने चाय मंगाई, 4 लोगों ने साथ में पी ली। एक के घर से लड्डू आए, 10 लोगों ने बांट के खा लिए। तो शेयरिंग और केयरिंग, एक हॉस्टल वाला माहौल जैसा भी, जैसे मैं कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, हॉस्टल नहीं गया। तो ये बॉन्डिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, तो एक
एक्सप्लोजर मिला, जानने का, दुनिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला। जब इतने सारे लोगों से एक ही जगह मिल रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करा रहे हैं। मेरे साथ कोई मेल नहीं था, मेरे जिया जी मुझे छोड़कर चले गए थे। उस समय मुझे कभी किसी चीज के लिए, किसी टेस्ट के लिए जाना है, दूसरी बिल्डिंग जाना है, तो वो लेके जा रहे हैं। वो अपने लिए चाय मंगा रहे हैं तो चाय पिला रहे हैं। और वहां की मुझे याद आती है चने की दाल और धनिया की पूड़ी, तो वो भी बहुत टेस्टी थी। वो उन्हीं ने मुझे ट्राई कराई और मैंने कहा दाल और पूड़ी कौन खाता है साथ में। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्होंने मुझे एक प्रॉपर, मतलब आप समझे, एक्सप्लोजर दिया, लोगों से मिलने का मौका दिया। आप वहां पे अकेले थे? मतलब नहीं, मेरी माँ थी साथ में। अच्छा, मम्मी थी साथ में। मम्मी थी साथ। पॉसिबली जो स्कूल को, मतलब एक तरीके से हॉस्टल लाइफ जो होती है, कहीं ना कहीं वो मुझे हाँ, काफी सिमिलैरिटी दिखी। हॉस्टल में भी ऐसे ही राइट। होता है कि एक जन के घर से लड्डू आता है तो सबके पूरे सारे दोस्त आ जाते हैं, उसी में से बांट के खत्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं बस बस तो बस। फिर, और हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ऐसा माहौल पहले मिला नहीं था। अच्छा, मैं खुद को मानता हूँ कि मुझे एक चीज आती थी। उस समय मैं काफी चीजों से वंचित रहा अपने बेड रेस्ट के दौरान भी, और जब घर में रहता था, और दोस्त भी कम थे, कम आते भी थे। एक दोस्त आता था रेगुलरली, भले 10-15 मिनट के लिए आता था। तो मेरी आदत थी कि कुछ भी अगर अच्छा है तो उसको ऑब्जर्व कर लें, उसको एज अ फ्यूल काम करें। और जैसे इसमें मैं कह सकता हूँ, जैसे कैमल होता है ना, पानी स्टोर कर लेता है, ऐसे मैं ये अपनी हैप्पीनेस स्टोर कर लेता था। और मैं अपने माइंड को इसी को रिमेम्बर करने देता था। और बुरी चीजों को मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से परिवार में भी मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ, और बहुत ही ज्यादा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरा मुझे घाव था, तो घाव में से कभी पस, कभी ब्लड, कुछ ना कुछ निकलता था। किसी के घर जाते थे, जूते उतारते थे, और मेरा जो मोजा रहता था वो वेट रहता था, तो उससे निशान पड़ते थे। तो कभी लोग कह देते थे कि तुम क्या करो कि तुम एक जगह बैठ जाओ, कहीं जाओ नहीं। मैं देखता था उनके घर में और दूसरे बच्चे आए, सब यहाँ वहां खेल रहे हैं, और मुझे डांट पड़ रही है हिलने पे भी वहां से। तो वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइज था। और एक चीज ये भी थी कि जैसे कभी किसी घर रुकना पड़ रहा है, तो उसने 2 पन्नी दे दी कि पाँव में बांध लो, और इसको पहन के सो जाओ तो बिस्तर गंदा नहीं होगा। तो हालांकि वो गलत नहीं थे। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं देखता हूँ, समझता हूँ। मेरी भी बेटी है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता तो शायद, अगर मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था, तो मैं अपनी बेटी का के लिए प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऐसे ही कुछ करता। पर क्योंकि अब मेरे साथ हो चुका है, और जब मैं देख सकता हूँ कि मेरे घर वालों में जो मेरे साथ रहते थे उनको नहीं हुआ, तो किसी और को कैसे होगा। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये लोगों को नहीं समझ में आया अब। तो मुझे भी यही लगता, अगर मुझे भी ये समझ नहीं होती। लेकिन ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव इतना वाइड नहीं था जितना अच्छा मैं सोच लेता हूँ आज, या पहले सोच लेता था। शायद वो वैसा नहीं सोच पाते हो। नैरो माइंडेड होते हैं लोग, मेंटेलिटी नैरो होती है। अब उन लोगों का कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मेरे ख्याल से वो भी बहुत बुरा लगता था कहीं ना मुझे। कहीं मैंने ये देखा है कि शायद आ, लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसे सिचुएशन को डील कैसे करें। एग्जैक्टली हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे लर्निंग का जरिया क्या है, मैक्सिमम जो चीजें हम नहीं जानते। टेलीविजन, न्यूज, सिनेमा। आप आज तक देखिए कि जितनी भी फिल्में बनी हैं, अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो उसको भीख मांगते हुए दिखाया है, बिल्कुल। बाबूजी मेरी मदद कर दो। ये नरेशन कैसे चेंज होगा? बाबूजी मेरी मदद कर लो, क्योंकि हम उसकी मदद करने के पर्सपेक्टिव में खड़े हैं, तो हम बहुत ऊंचे हैं और बहुत अच्छे हैं, और हम जो कर सकते हैं वो बेटर है, और हमें जो कर सकते हैं हम वो करते हैं। ये सामने वाले के मन में पर्सपेक्टिव है। आप देखिए, आजादी के 70 साल बाद भी फिजिकली चैलेंज लोगों को लेके
कुल मिला के 3 फिल्में आई हैं अलग अलग। एक फिल्म मैं बताता हूँ, गुजारिश, वो एक एक्सीडेंटल था चीजें, और सब्जेक्ट था क्या कहते हैं उसको, यूथनेशिया। यूथेनेजिया। यूथेनेजिया। फिर दूसरी पिक्चर हमने दिल बेचारा देखी, ये अपने मरहूम सुशांत सिंह की, नहीं दिल बेचारा की क्या नाम था उसका, जिसमें उसको कैंसर के कारण उसको अपना एम्पुटेशन कराना पड़ता है, लेकिन उसमें पर्सपेक्टिव उसका लव लाइफ था। फिर एक अभी फिल्म बनी है श्रीकांत बोला जी के ऊपर, श्रीकांत बायोपिक है, ट्रूली इंस्पायरिंग पर्सन। तो लोगों की सोच नहीं बदली है अभी तक। हमारे यहाँ कभी किसी ने परोसा नहीं किसी सीरीज में, किसी सीरियल में, कि हम भी एक लाइफ जो है वो डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। आपको बताऊं मैं, आज से 18 साल पहले तक तो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए वॉशरूम नहीं होते थे, और जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे वो किस कदर गंदे होते थे कि एक व्यक्ति जिसको अगर वॉशरूम जाना है तो उसको अपनी डिग्निटी से किस तरीके से समझौता करना पड़ता था। आपने पब्लिक टॉयलेट्स देखे हैं कभी? 5-20 साल पहले पब्लिक टॉयलेट्स बनना शुरू हुए जगह जगह फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। 2015 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुगम्य भारत अभियान को लॉन्च किया 3 दिसंबर 2015 अपने पहले कार्यकाल में। ये कितने साल पहले आ जाना था। और इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कुछ कमी है, कमी एजुकेशन कराने वाले लोगों की है। आप देखिए सुगम्य भारत के अनुसार आपको हर स्कूल, हर ऑफिस, हर कॉलेज में एक रैंप बना के दिया जाएगा जिसमें से फिजिकली चैलेंज लोग अपनी व्हीलचेयर से पहुंच सकें। आप कई जगह जाकर देखिए, ऐसे रैंप बने हैं भाई साहब कि 4 लोग भी वो व्हीलचेयर खींच के ऊपर नहीं ले जा सकते। उसका स्लोप इतना अपर उस पे है, उसका जो एंगल है इतना ज्यादा है, एज पर नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। कई बैंकों में है। और आप बताइए ना, जो हम नैतिक शिक्षा, मॉरल स्टोरी सुनते थे, तो उसमें ये होता था कि वंचितों को, गरीबों को, या इस तरीके से शब्द गलत बोल रहा हूं, विकलांगों को दया और करुणा की भावना से देखना चाहिए। समानता की भावना से क्यों नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, बताइए सौरदेव जी। बराबरी की भावना से, नजरों से क्यों नहीं देखना चाहिए? समानता क्यों नहीं होनी चाहिए? कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं खुद ये चीजें झेल चुका हूं। हाँ, तो हाँ, जैसे मुझे भी व्हीलचेयर में हो चुके हैं करीब करीब कितने साल, 2009 से 25, मतलब एक तरीके से यूं कह लीजिए कि 16 साल हो गए जी, हैं मैं चला नहीं हूं। हाँ, हाँ, तो जहां तक मुझे ये लगता है कि एक बंदा जो चल नहीं सकता, ये चैलेंज मैंने भी राइट, फेस करा है कि मुझे बैंक जाना है और बैंक में पहुंचने का जो जरिया है वो 5 या 6 स्टेयर्स हैं, सीढ़ी चढ़ के ही आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो एक तरीके प्राइवेट। इसमें मैं हाँ, अभी आपको बहुत एडवांस लेवल का एग्जांपल भी देने वाला हूं जो मेरे साथ हुआ है। जी, अच्छा, कंटिन्यू। तो ये 5, तो वहां पे क्या होता है कि मैं अगर किसी ऑटो में जाता था तो मैं ऑटो वाले को बैंक के अंदर भेज के, मैं बैंक के किसी अधिकारी को रिक्वेस्ट करके मैं अपना फोन नंबर देता था और वो अंदर से मुझे फोन करके फिर मैं बात करता था। और ये बड़े बड़े हाँ, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जो नामी प्राइवेट राइट, बैंक्स हैं, इंडिया के टॉप हाँ जी, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं। तो ये बेसिक लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी मिसिंग है। हाँ, जिस मिसिंग, भी बंदे ने बैंक के लिए एक मान लीजिए दुकान भाड़े पे लिया होगा किसी मार्केट एरिया में, ये सीधी बात है कि वो दुकान ग्राउंड फ्लोर पे जीरो हर्डल के साथ ही होना चाहिए। ये हाँ, राइट, लेकिन जहां तक लोगों
मतलब मैंने देखा ये कॉमन सेंस कह लीजिए, ये कॉमन सेंस कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी तो फिर भी देश थोड़ा आगे बढ़ा है, लोगों में सेंसिटिविटी आई है। नहीं तो अधिकतर बैंक आपको दिखेंगे कि कुछ नहीं तो 2 सीढ़ी तो आपको चढ़ के अंदर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो फिक्स है। हाँ हाँ, तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये तो आप बैंकों की बात कर रहे हैं, अब हम जाते हैं, आपको क्या लगता है सबसे प्लान्ड एरिया क्या होगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल होना ही चाहिए। हाँ, मैं पिछले 4-5 साल, 3-4 साल पहले, मैं मेरे एक स्वर्गवासी जीजा जी जिनके मैं बहुत करीब था, वो नहीं रहे, तो वो हैदराबाद में एडमिट थे और हमें पता चला कि उनकी जो बीमारी है बहुत सीवियर। हालांकि वी वर होपिंग फॉर द बेस्ट, पर क्योंकि उनको मिले हुए काफी समय हो गया था, मेरे घर के बगल में रहते थे वो, एक्चुअली बगल में ही रहते थे, तो हमारा उठना बैठना खाना पीना साथ होता था, काफी समय हम लोगों का इकट्ठे गुजरता था। तो उनको देखने में गया, जब मैं लौट रहा था वहां से, तो वहां से मैंने जो पैरामिलिट्री वाले होते हैं ना, CISF वालों से बोला कि मुझे व्हील चेयर चाहिए, तो उन्होंने कहा आप वहां जाओ, आपको वहां मिल जाएगी, मेरी वाइफ गई लेने। कैन यू इमेजिन, जो उनके हेल्प डेस्क थे वो कम से कम 12-15 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ा और उन्होंने व्हील चेयर नहीं दिया। मेरी वाइफ 40 मिनट्स तक उनके साथ आर्ग्यूमेंट करती रही। मैंने भी अपना विरोध बहुत अच्छी तरीके से दर्ज कराया। मैं फ्लाइट पे बोर्ड करने के लिए रेडी नहीं हुआ और मैं बोला कि मुझे इस पे एक्शन चाहिए। उन्होंने एक अपॉलजी लेटर तक नहीं दिया बाद में, क्योंकि हमें भी जबलपुर आना था, नेक्स्ट डे मुझे ज्वाइन करना था, तो समहाउ आई हैड टू बोर्ड द फ्लाइट। और मैं जब फ्लाइट में आया, मैंने बोला कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट डालूंगा और ये और वो सब सारी चीजें। उन्होंने मुझे 2 महीने खूब बात की, पर उन्होंने एक बार भी अपॉलजी लेटर नहीं भेजा। एक लेटर भेजा सिर्फ जिसमें ये लिखा था कि आपको जो अनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इसका ध्यान रखेंगे। और उन्होंने ये नहीं बोला कि उनसे गलती हुई इस चीज को लेकर। ये हो गया ट्रेन का किस्सा। अब प्लेन का किस्सा, अब आते हैं हम ट्रेन का किस्से पे। ट्रेन में एक बोगी रिजर्व होती है फिजिकली बिल्कुल चैलेंज लोगों के लिए, बिल्कुल। जानते हैं। उसमें तो सबसे बड़ी समस्या ये, या तो इंजन के सबसे आगे या सबसे पीछे रहती है। अब आपकी स्टेशन में कोई एंट्री कर रहा है, कोई फिजिकल चैलेंज है, वो उतनी दूर कैसे जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको एक लेंथ से उसको मेजर कर लें, उसको बीच में लगवा दिया जाए। इससे 2 फायदे होंगे, कोई और नहीं चढ़ेगा, बीच में रहेगा तो सर्वेलांस में रहेगा, है ना। दूसरी प्रॉब्लम तो यही है ना फिजिकली चैलेंज कोच की, कि उसमें कोई ना कोई चढ़ जाता है, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जगह ही नहीं रहती। मैं कानपुर से आ रहा था, कई किस्से हैं ट्रेन के, क्योंकि पहले पैसे कम हुआ करते थे। मेरी गर्लफ्रेंड, जो अब मेरी वाइफ है, वो कानपुर से है, तो उनसे मिलने जाया करता था मैं। तो पैसे कम हुआ करते थे, तो उसमें टिकट भी 1/4 लगती थी और जनरल की टिकट सबसे सस्ती, तो उसी से सफर करते थे। एक बार मैं कानपुर से वापस आ, तो जो आपने बात कही ना कि लोगों को पता नहीं है कैसे चीजें करनी है, कैसे बिहेव करना है, उसी पे मैं बता रहा हूँ कि मैं जब आया उस पे ट्रेन पे चढ़ा, तो कानपुर से बहुत सारे लोग चढ़ गए। तो मैंने सबसे बोला कि भैया आप उतर जाओ। पुलिस वाले को बुलाया, RPF वाले को, वो वहीं खड़े रहते हैं, उनकी ड्यूटी थी, उस समय रहा करती थी। अभी तो मैं काफी अरसे से, मेरे हिसाब से मुझे 17-18 साल हो गए होंगे कि मैंने उसमें फिजिकल चैलेंज वाले कोच में सफर नहीं किया। तो उनसे बोल के मैंने कोच खाली करवाया। ट्रेन चलने लगी तो फिर एक आदमी जबरदस्ती घुसने लगा, कानपुर से उतरना था। तो
क्या हुआ कि वो उसको मैंने बोला, भैया आप फिजिकली चैलेंज नहीं हो, तो आप ऐसा भी मत शो करो कि आप मेंटली चैलेंज हो, ये जिनके लिए उनके लिए रहने दो। ये कह के मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, आप उतर जाओ, और वो उतर गया। बस उस समय मेरा एक पाँव नहीं था, जो मैंने उदयपुर से कटवा लिया था, तो वो उतर गया। और 2-3-4 स्टेशन बाद उसको अथर्रा में उतरना था। वो आया और खूब दरवाजे पीटने लगे 8-10 लोग। अब आप सोचिए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो फिर उसमें से एक ने बोला कि भैया मैं मेरे को भी प्रॉब्लम है, मुझे तो बैठा लो। उनको बैठाने के लिए दरवाजा खोला और उन लोग 3-4 लोग आए। और ये मतलब मुझे बताते हुए बड़ा पेन हो रहा है, क्योंकि ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने चप्पल मेरे मुंह पे मारी। मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आई, इतने भरे लोगों के बीच में। वो ऐसे दरवाजा पीट रहे थे जैसे आग लगा देंगे ट्रेन को, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने मुंह पे चप्पल मारी और मैंने उसको घूर के देखा, वो उसने दोबारा और मुझे एक थप्पड़ मारा। वो बहुत जोर से लगा, वो मेरे आत्मा पे लगा वो। फिर जो अतर्रा से चढ़ा था वो उसने बीच बचाव कराया। अब आप बताइए, इंसानों में जिन इंसानों में सॉरी जिन इंसानों में इंसानियत नहीं है, वो किस काबिल है? नहीं, वो तो किसी काबिल है ही नहीं। वो तो किसी काबिल है ही नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में फिर भी बड़ी कंपनीज में थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी आई है। मतलब जैसे आई हाँ, है, बहुत आई। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि बहुत नामी कंपनीज में कितने लोगों का रोज का आना जाना होता है। रोज का आना जाना जहां पे होता है, जैसे आप ले लो, जैसे मैंने बैंक्स की बात करी। आप मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन में राइट। आपको अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना है तो आपको राइट। ओवरब्रिज के थ्रू ही जाना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेशंस में यही हाल है। ठीक है। वो तो मेट्रो सिटीज में लेफ्ट आ गई हैं अभी, वो थोड़ा इजी हुआ है, कभी कभी मेंटेनेंस के कारण बंद भी रहती हैं, वो भी परेशानी होती है। हाँ, लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल पर रेलवे स्टेशंस की इंडिविजुअल, बात करें, मेट्रो की बात नहीं कर रहा। हाँ, मेट्रो तो चलिए आज बने हैं ना। नहीं मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली हाँ, में, जैसे जबलपुर पे WCRS वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, तो यहाँ पे भी है, पर सभी स्टेशनों में नहीं है, यही तो है। बड़े स्टेशनों पे। यही तो है। लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक थिंकिंग है ना कि जब एक बंदे को, राइट। अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 पे जानी है किसी को, तो सही फिर बात है। ना वो एस्केलेटर यूज कर सकता है। व्हीलचेयर से कोई एस्केलेटर नहीं यूज कर सकता। व्हीलचेयर से कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। उसके लिए लिफ्ट छोड़ के और कोई संभावना नहीं है। तो या तो लिफ्ट दे। और रैंप, हाँ, रैंप है तो वो इतने लंबे हो जाते हैं रैंप कई बार कि ये लगता है कि जो खींच रहा है बेचारा उसको सजा मिली है, रैंप जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको उस सजा मिली उस हाइट पे रैंप एक फीजिबल सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ही फीजिबल फिजिबिलिटी सोल्यूशन नहीं नहीं उसके। है। राइट। और अगर रैंप के में जो बंदा ढकेल रहा है, अगर गलती से उसका पांव भी फिसला, तो व्हीलचेयर जिस फिसला। स्पीड के साथ भागेगा, वो पता नहीं और 4 जनों को चोट पहुंचा सकता है। हाँ। और रेलवे हाँ, हॉस्पिटल पहुंचा। बिल्कुल। तो बड़े स्टेशंस में भी मैंने ये देखा है, लिफ्ट देना और एक सिंपल सी सेंसिबिलिटी, मतलब वो कहते हैं ना, थोड़ा सा, मतलब किसी में भी थोड़ा सा थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि लिफ्ट अगर है तो उसको ढंग से व्यवहार करो। क्योंकि आप, चलो जो बंदा ठीक है वो तो सीढ़ियों से चढ़ सकता है, लेकिन जो बंदा सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता, उसके लिए लिफ्ट छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो वो, तो मेरे ख्याल से उसके कहीं लिए ना छोड़ कहीं दो। ये सजेशंस अगर
सही अथॉरिटीज अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देखें तो शायद इनसे हम राइट, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सालों में बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बदलाव आ रहा है और ये स्वागत योग्य है। बहुत सी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं थी, बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन बात वही है कि आपको पता है, मुझे ऐसा फील होता है लोगों को एक कोर्स होना चाहिए लोगों के लिए, जिसमें लोगों को सिविक सेंस सिखाया जाए। लोगों में सिविक सेंस नहीं है। मुझे तो लगता है ये एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसमें हमें ये पता हो एटलीस्ट कि हमें गाड़ी कैसे पार्क करनी है। आप बैंक में आप गाड़ी बाहर लगाओ, मेरी मॉडिफाइड व्हीलर है, एक्सेस है, तो आप जानेंगे, आपको जान के ये लगेगा कि 20 में से 19 बार मेरी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा के चला जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कि अब ये आदमी यहां से गाड़ी कैसे निकाले। चलिए, हम तो गुस्सा कंट्रोल करने वाले लोग हैं। अगर किसी दिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, इरिटेटेड रहूं और गाड़ी नीचे पटक के अपनी गाड़ी निकाल लूं, तो लोग बोलेंगे इन लोग ऐसे ही हैं, इन लोग के साथ तो इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे। वो हमारी फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। सिर्फ गाड़ी तो लगाई है। तो हाँ, मुझे सिविक सेंस का एक मुझे चाहिए कि 2-4 चैप्टर हो या एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में जो लोगों को सिखाए। आप कई बार आप देखेंगे, मैं घुटनों से चलता हूँ आज की डेट में, मैं लाइन में लगा हूँ, 10 में से 5 बार होगा कि कोई बोलेगा कि आप मेरी जगह आ जाएं या आप डायरेक्ट चले जाएं। कोई नहीं बोलता। अगर मैं अपनी तरफ से फॉलो कर रहा हूँ रूल, तो कोई पहल करने वाला नहीं है कि नहीं आप। सरकार ने भी एक अलग खिड़की बना के दे दी कि यहाँ से महिलाएं और हैंडीकैप सब लाइन लगा के ले लें टिकट। प्रायोरिटीज हमें ये नहीं चाहिए कि हम बहुत विशेष व्यक्ति हैं तो हमें प्रायोरिटी दो। मैं थोड़ा कम देर के लिए खड़ा हो सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैं कम कदम चल सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। समय की कमी नहीं है मेरे पास। समय तो जितना आपके पास 24 घंटे है उतने मेरे पास ही है, लेकिन मेरी एनर्जी और एफिशिएंसी में कमी है। नहीं पता लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट महिला खड़ी रहेगी, लोग सीट नहीं देंगे उसको। वो तो मतलब आप हाँ, देखेंगे, वो तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, एक तरीके से उसका तो मतलब कोई एक तरीके से मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हाँ जैसे एयरपोर्ट में मैं कई बार आना हाँ जाना अगर करता भी हूँ छुट्टियों में, तो मैंने यही देखा है कि आप टैक्सी से जहां उतरोगे वहां पे व्हीलचेयर अवेलेबल हाँ, नहीं है। मतलब कोई भी नहीं होगी। बंदा जिसकी लिमिटेशंस है वो टैक्सी से राइट, उतर के वो तो पहुंच ही नहीं राइट, सकता जहां से व्हीलचेयर मिलता है। सकता। कैसे पहुंचेगा? इवन जो शटल्स और बस ड्रॉप्स करते हैं कई बार पिकअप पॉइंट से ड्रॉप पॉइंट पे, वहां पे भी नहीं होती है वहां पे नहीं व्हीलचेयर्स होती। कि चलो टैक्सी को तो दूर रोक लिया। तो इंडिपेंडेंट बनाना किसी बंदे को हाँ, इंडिपेंडेंट बनाना, उसके लिए जो इकोसिस्टम है राइट, उसमें काफी बदलाव आने ही चाहिए। जरूरी है, एसेंशियल मैंडेटरी। है वो। तभी तो आप तब वो आपके ऊपर क्या होंगे, बोझ नहीं होंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी जीडीपी में। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अ, एक चीज जो होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, विचार। किसी भी चीज को उस पर विचार हो। अब जैसे आपके या हमारे रिलेटिव्स किस तरीके से हम पे कटाक्ष कर सकते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सीखे कैसे? कहीं से सीखें, कहीं से अडॉप्ट करें, कुछ तो करें, आगे तो बढ़े। हम आज जहां हैं पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है। 10 साल पहले सुगम्य भारत अभियान शुरू हो गया, आज मैक्सिमम जगह पे हमें रैंप मिलते हैं, हमें पब्लिक टॉयलेट भी मिलने लगे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आदमी को अब आगे खुद से बढ़ना पड़ेगा, एडप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अब आप ये देखिए, डिजिटलाइजेशन का फायदा किसी को कितना हुआ होगा, उससे ज्यादा हमें हुआ। हमारे मैक्सिमम काम जिनके लिए हम धक्के खाने पड़ते थे,
हम अपने घर पे बैठे हुए फिंगर टिप से अपना स्मार्टफोन चलाते हुए कर पा रहे हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये डिजिटल इंडिया हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। हम्म हम्म और हम, आप देखिए ना, अगर आप में कोई कुछ भी इच्छा है करने की, आपकी कंडीशन कैसे भी हो, आप कितने भी बाढ़ हो, कितने भी बाढ़ रहे आओ, लेकिन आप जब करने को आते हो तो आप कर लेते हो, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है। ये चीज सरकार को समझनी चाहिए कि मेरे पैर नहीं है और मैं आज पीएससी सिलेक्टेड हूँ। सौरदीप जी, ये अभी उनको एक्सीडेंट हुआ है, व्हीलचेयर ड्रिवन है, लेकिन वो एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं प्राइवेट अथॉरिटीज में और प्राइवेट कंपनीज में, और आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ हैं एक रजनीश अग्रवाल जी, वो ओलंपिक्स में मेडलिस्ट है इंडिया के लिए, वो मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में ही है। और जबलपुर में बहुत से इंजीनियर हैं जो उनसे पढ़े हुए हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं आज, तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो आप हमारे ऊपर दया ना करें, एक समानता का भाव रखें, और जो हमें बेसिक जरूरत है वो हमें मुहैया करा दें। मेरा इंटरव्यू हुआ था पीएससी का, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ जिस पोस्ट के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, बहुत से क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि आत्मबल क्या है? जो हमारी आत्मा का बल है, जो हमारी विल पावर है, वही मेरा आत्मबल है। मैं कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। तो उन्होंने समाप्त करते हुए इंटरव्यू ये पूछा कि जैसे आप फिजिकली चैलेंज है, तो आपको नहीं लगता कि समाज को थोड़ा सा दया का भाव आपके प्रति रखना चाहिए? तो मैंने बोला, बिल्कुल दया नहीं चाहिए हमें। हमारे लिए जो हम कर नहीं पा रहे हैं खुद से, उतना हम कर पाए उतना कर दीजिए। आप ये देखिए, अभी बहुत ही अच्छी बात बोलना चाह रहा हूं मैं कि अभी तक जो लोग थे उनको ट्राइसिकल मिला करते थे, वो मजबूर थे हाथ से चलाने के लिए रॉकेट एज में। लेकिन अब बहुत चीजें बदली हैं। एलआईएम को जितने भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको फ्री में दे रहा है, ईवी दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि वो ट्राइसाइकिल की शक्ल में है, लेकिन आप सोचिए उस व्यक्ति का स्ट्रगल उनने कितना कम किया। ये हमारा बेसिक स्ट्रगल जो सामने वाले के लिए इजीली है, हमारे लिए कोई एक सुविधा करने की, हम भी उसी के बराबर में रहें, तो हम भी सब और उनसे बेहतर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम है। नहीं, एक एक मेरा ऑब्जर्वेशन है जो काफी मिलता जुलता है आपसे। अगर जहां पे हम विल पावर की बात करते हैं ना, विल पावर कहीं ना कहीं जैसे एक तरीके से अगर मैं बोलूं फिजिकली अगर हमारे पास कुछ कम है, इसीलिए मेंटल पावर 2 गुना 10 गुना ज्यादा है। और मैंने नहीं, ये तो लोग कहते हैं कि भगवान कुछ छीनता है तो दे देता है। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं इसलिए इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि अगर ये सब होता तो मेंटली में बहुत टफ होता और मुझे चीजों का रियलाइजेशन ही नहीं होता, ना मुझे दुख होता, ना मुझे खुशी होती। मैं सोचता हाँ ये सब तो ठीक है, मैं तो बहुत ही मेंटली कैपेबल हूँ। नहीं, ये मैंने डेवलप किया है और ये आपने भी डेवलप किया है, क्योंकि आपको पता है कि नाउ यू हैव लिमिटेशंस, so you have to play within it. नहीं, काफी काफी अच्छी बातें हमने करी अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूटेबिलिटी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, बहुत सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं। मान लीजिए जो ड्रॉप पॉइंट्स होते हैं वहां पे एक सामान्य चीज है 2 या 3 व्हीलचेयर का अवेलेबल होना, सो दैट कोई भी उतर के उनको यूज करके अपना काम कर सके। जो इम्पोर्टेंट जो यूटिलिटीज हैं, जैसे मान लीजिए डिजिटलाइजेशन ने आज हमें बिजली का बिल सब कुछ हम कंप्यूटर से भर रहे हैं। जहां पे भी हमें जाना पड़ेगा, जहां पे डिजिटलाइजेशन हमारी हेल्प नहीं कर सकता, मान लेते हैं उन पॉइंट्स को जहां में फिजिकली प्रेजेंट होना है, वहां पे एक प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। और ये एक तरीके से बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है। जैसे हाँ, अच्छी हवा, साफ हवा एक बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है। उसी तरीके से
हम कह सकते हैं कि दीज आर बेसिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ। और एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि आप सिर्फ नॉर्मल चीजें अरेंज करके दे दीजिए, बाकी जो दिमाग लगा हाँ के डिलीवर करना है और कंट्रीब्यूट करना है इस देश के लिए और इस जीडीपी के लिए, वो हम भी बाकियों की तरह कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं राइट, हम बेहतर भी कर सकते हैं। बेहतर और भी कर उसका सकते रीजन, हैं, डिस्ट्रक्शंस उसका नहीं। रीजन मुझे यही लगता है कि मेंटली हम इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं इश्यूज फेस करते हाँ करते करते करते, कि शायद कहीं ना कहीं हम ज्यादा जुगाड़ू बन जाते हैं, हम अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। हाँ, हम प्रॉब्लम्स को राइट, प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखते, हम प्रॉब्लम्स में भी हम हाँ सॉल्यूशन। पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रणय जी, हमने काफी चीजों पे बात करी। क्लोजिंग थॉट्स, तीन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशंस जो आप एक तरीके से ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को आप देना चाहोगे या बोलोगे। एक तो लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, हमेशा बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तो वो बैगेज आप लेके चलते रहेंगे। और खुद से बात करें, खुद से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके रियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। प्रॉब्लम अलग है, सॉल्यूशन अलग है। लेकिन आप जब खुद से बात करेंगे ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, आप अकेले हैं, गेट इन्वॉल्व विद थिंग्स, थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन सिंपल वे, चेंज द वे। करें, खुद से बात करें, खुद के समाधान निकालें। और कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि जब कुछ भी नहीं बदल रहा हो तो वेट करना भी बहुत अच्छा होता है। वो जो बहुत पीक टाइम होता है प्रेशर का, उसको गुजर जाने दें। कभी कुछ ना भी करें, ना भी सोचें, फिर बीच बीच में खुद की था लेते रहें, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो भी जरूरी है। क्योंकि निगेटिविटी का विचार कैसे पनपता है आप जानते हैं? वो चेन ऑफ थॉट्स होती है, तो उसको ब्रेक करना जरूरी है, आना चाहिए। अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए तो ठीक है, वो चीज वहां रुक जाएगी। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ी देर वेट हो जाए, माइंड को रिलैक्स रखें, उसके बारे में सोचे ही नहीं, फिर कुछ और बात करें खुद से कि चलो ये तो हो गया, आगे क्या कर सकते हो तुम, आगे क्या करना चाहते हो तुम। क्या तुम वही प्रणय हो जो बिस्तर पे पड़े पड़े मर जाएगा, या वो प्रणय बनना चाहते हो जिसे लोग जाने और बोलें कि उसका विल पावर अच्छा था, या बोलें कि वो सौरदीप बातें बहुत अच्छी करता था, उसका थॉट बहुत यूनिक था। ओवरकम ओवरकम करना सीखना ही पड़ेगा खुद से बात करके, और फिर तो आप पकड़े रहो। फिर वो एक एग्जाम्पल आपने देखा था कि एक गिलास पानी पकड़ सकते हो तुम, पहलवान हो? तो कहता हाँ पहलवान हूं मैं, एक गिलास पानी पकड़ सकता हूँ। कुछ भी पकड़ लो तो कहता ठीक है, ऐसे सीधे हाथ रख के सिर्फ 3 घंटे पकड़ लो, उसका हाथ दर्द के मारे खराब हो गया। तो आप कितनी भी छोटी चीज हो, जितनी ज्यादा देर आप होल्ड करेंगे वो उतनी दुखदाई होगी। इसलिए जब कभी कोई मेरी तारीफ करता है तो वो भी मैं दिमाग में नहीं रखता हूँ, नहीं तो मुझे लगेगा मैं तो तोपी हो गया। तो हमें नॉर्मल रहना है, बहुत अच्छे से रहना है, इत्मीनान से रहना है। दूसरों की हेल्प जरूर करें। जैसे मैंने अपने लाइफ का ये जरूर एक फंडा बनाया है, मेरे आसपास कभी भी फोन आता है कि मुझे एक पर्टिकुलर के लिए तुम्हारी एडवाइस चाहिए, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, तुमसे पैसे नहीं देता हूँ
वो मेरे लिए भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि मेरे पास कम है। मुझे तुम लेने आ जाओ, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मुझे समझा दो। मैं कभी इन चीजों में पीछे नहीं आता, मैं हमेशा मदद करता हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें मेरा सक्सेस रेट 99.9% होगा, कि किसी ने मुझे हेल्प मांगी और मैंने उसकी हेल्प करता हूँ मैं दूसरों की, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली है कहीं ना कहीं। कभी किसी ने वैचारिक रूप में कर दी, कभी किसी ने फिजिकल रूप में कर दी, कभी किसी ने मेंटली कर दी, सुन लिया, कभी किसी ने अच्छे थॉट्स दे दिए, किसी ने मोटिवेट कर दिए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, जो मिला है मुझे मैं वापस करूंगा। ठीक है प्रणय जी, हम लोग टच में रहेंगे, जी मिलते रहेंगे प्रदीप। और आगे भी बात करेंगे। राइट। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।